जिंदगी में शायद ही हम खाने के बिना कुछ इमेजिन कर सकते हैं। खाना ना हो तो शायद पता नहीं क्या कुछ हो। खाना एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है और जब भी खाने पीने की बात आती है तो डाइजेशन की बात भी आती है। तो डाइजेशन के साइंस को अक्सर पॉपुलर कल्चर और साइंटिफिक सर्कल में नजरअंदाज किया जाता है। ये कुकिंग की आर्ट के पीछे छुप गया है। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और दिलचस्प है। ये उतना ही अटेंशन डिजर्व करता है जितना कि इसमें जाने वाला खाना। तो आज कुछ ऐसी ही बातें हम करेंगे समरी में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रूबी पारेख और मैं हूं एक गीगलर। आज की समरी को बनाया है गीगल ने, यानी कि ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ ने। समरी का नाम है गल्प एडवेंचर्स ऑन द एलिमेंट्री कनाल, जिसे लिखा है मैरी रोच ने। इस समरी की अगर बात की जाए तो शुरुआती बायोलॉजिस्ट जिन्होंने इंसान के शरीर के ऊपर स्टडी की है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा चौंक गए थे। उन्होंने इसे वैसे ही एक्सप्लोर किया जैसे पहले के जमाने में एक्सप्लोरर कॉन्टिनेंट्स को करते थे। रिसर्चर्स ने ऑर्गन्स को ऐसे नाम दिए जो ज्योग्राफिकल फीचर्स को दिखाते हैं, जैसे आइस ऑफ द पैनक्रियाज और इस्मस ऑफ द थायराइड। तो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को एलिमेंट्री कनाल कहा गया था। इस समरी में आप सीखेंगे कि कैसे हम अपने खाने को अपनी जीभ के बजाय नाक से टेस्ट करते हैं। आप सलाइवा यानी लार के बनने और उसका काम क्या होता है इस बारे में भी सीखेंगे। ज्यादातर कल्चर में कीड़े मकोड़ों को गंदा मानते हैं, लेकिन कई कल्चर ऐसे भी हैं जो उन्हें टेस्टी खाने के तौर पर देखते हैं। आप सीखेंगे कि किस तरह की चीजें खाने के लायक है। इस बारे में अलग अलग देशों की अपनी अलग अलग राय है। तो ये समरी उन सारे तरीकों के बारे में भी आपको बताएगी जिसमें खाना मौत का रीजन बन सकता है। मरते दम तक खाना हमारे लिए बस एक कहावत ही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये कड़वी सच्चाई बनती जा रही है। आप ये भी सीखेंगे कि कैसे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज जैसी कॉमन कंडीशन मौत का रीजन बन सकती है, और असल में वो कॉन्स्टिपेशन ही है जिसने रॉक एंड रोल के किंग की जान ले ली थी। ज्यादातर ह्यूमन हिस्ट्री में साइंटिस्ट ने डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरे तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया है। उन्होंने इसे दिल या दिमाग की तरह जरूरी नहीं समझा। तो ये समरी एलिमेंट्री कनाल से जुड़ी साइंटिफिक रिसर्च की हिस्ट्री के बारे में बताएगी। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं और सबसे पहला चैप्टर है नोज जॉब, यानी कि नाक का काम क्या होता है। हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि हमारी टेस्ट का सेंस हमारी जीभ यानी कि हमारी टंग में है, लेकिन हमारी टंग हमारी जीभ सिर्फ 5 तरह के टेस्ट को सेंस कर सकती है। सच्चाई ये है कि हम 80% से 90% स्वाद को सेंस करने के लिए अपनी नाक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम अनगिनत तरह की स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हमारे खाने का मजा हमारी स्मेल करने की सेंस के द्वारा कंट्रोल होता है। नाक खाने को रेट्रोनेजल ऑल्फेक्शन प्रोसेस के जरिए टेस्ट करती है। जब आप खाने को अपने मुंह की गर्माहट में चबाते हैं तो उसमें से गैस निकलती है, और ये खुशबू से भरी गैस सांस छोड़ते समय आपकी नाक में चली जाती है। सू लैंगस्टाफ एक प्रोफेशनल वाइन टेस्टर है। वो कंपनीज और कस्टमर्स को उनकी वाइन में कमी या खामियों का पता लगाने में हेल्प करती है। सू ऐसा करने के लिए खास तौर पर अपनी स्मेल करने की सेंस का इस्तेमाल करती है। अगर वाइन में लेदर यानी चमड़े जैसी गंध है तो उसमें ब्रेटनोमाइसिस नाम का फंगस है। अगर बियर में हॉस्पिटल जैसी स्मेल है तो उसमें क्लोरीनेटेड यानी क्लोरीन मिला हुआ पानी है। तो सू स्मेल और टेस्ट को लेकर के हमसे ज्यादा सेंसिटिव नहीं है। इसके बजाय उन्होंने खुद को अपने सेंसेस को पहचानने और नाम देने के लिए ट्रेन किया है। सू नॉयल नाम के एली यानी बियर या जौ की शराब के एक ब्रांड को सूंघती है। वो दावा करती है कि वो चेरी और ब्लैक स्ट्रेप मोलास यानी एक तरह का जूस या सिरप को स्मेल कर रही है। हमारी स्मेल की सेंस हमारी बाकी सभी सेंसेस से काफी अलग होती है। हम जो देख रहे हैं उसे समझाने के लिए हमारे पास कलर है, रंग है। हम स्वाद को मीठे, खट्टे और कड़वे के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। हम अपने छूने के सेंस को गर्म, ठंडा, खुरदुरा और चिकना जैसे शब्द इस्तेमाल करके समझा सकते हैं। लेकिन क्या हमारे पास अलग से ऐसे शब्द है जिसका इस्तेमाल करके हम अपनी स्मेल के सेंस को समझा सके? तो हमारा जो ब्रेन है ना, हमारी स्मेल करने की ताकत से ज्यादा हमारी देखने की ताकत को इंपॉर्टेंस देता है, और ये तब भी अप्लाई होता है जब हम कुछ टेस्ट कर रहे होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को देखिए जो बोर्डो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के द्वारा किया गया है। रिसर्चर्स ने पार्टिसिपेंट्स को पहले व्हाइट वाइन टेस्ट करने और उसे डिस्क्राइब करने के लिए कहा। फिर उन्होंने चुपके से उस वाइन में बिना टेस्ट वाला लाल रंग मिला दिया। वो कलर की हुई व्हाइट वाइन पार्टिसिपेंट्स को रेड वाइन के रूप में बताई गई। पार्टिसिपेंट्स को वाइन को डिस्क्राइब करने के लिए रिसर्चर्स ने कुछ शब्द दे रखे थे। व्हाइट वाइन के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले शब्द थे डेलिकेट, एलिगेंट, जेस्टी और क्रिस्प। फिर पार्टिसिपेंट्स को कलर की हुई वाइन को डिस्क्राइब करना था तो उन्होंने रेड वाइन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टिपिकल शब्दों का यूज किया, जैसे फुल बॉडीड, रिच और फ्रूटी। तो हमारे टेस्ट करने का सेंस भी काफी अलग हो सकता है। कई डिफेक्ट जो वाइन टेस्टर्स ने पहचाने हैं वो आगे चलकर काफी पॉपुलर बन गए थे। सू ने एग्जांपल के लिए कैलिफोर्निया के एक बियर ब्रूरी यानी कि शराब बनाने की जगह के बारे में बताया। वो ब्रूरी अपनी बियर में एक खास तरह का टेस्ट लाने के लिए उसमें एक तरह का बैक्टीरिया डालती है जो कि बियर को खराब करने के लिए जाने जाते हैं। हमारे गर्व यानी घमंड की भावना का असर भी हमारे टेस्ट पर पड़ सकता है। सू के हिसाब से $500 वाली वाइन क्वालिटी के हिसाब से $10 वाली वाइन से ज्यादा अलग नहीं होती है। इसे साबित करने के लिए वो पॉल वैगनर नाम के एक वाइन टेस्टर की कहानी बताती है। वैगनर उनसे मिलने आए मेहमानों के साथ एक एक्सपेरिमेंट करते थे। वो उन्हें अपनी पसंद की 6 वाइन टेस्ट करवाते थे। फिर उन मेहमानों को इस बेसिस पर उन वाइन्स को रैंक देना होता था कि वो टेस्ट में कितने अच्छे हैं। इसमें वैगनर आमतौर पर $10 से कम में बिकने वाली वाइन को भी शामिल करते थे। अक्सर ये वाइन गेस्ट के टॉप 3 रैंक में आती थी, और सबसे महंगी वाइन जो $60 से ऊपर की बिकती थी वो रैंक में बहुत ही नीचे आती थी। तो सू लैंगस्टाफ जैसे वाइन टेस्टर वाइन इंडस्ट्री के लिए यूनिक नहीं है। हर बड़े स्केल में फूड या ड्रिंक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए लोगों को हायर करते हैं। मान लीजिए एक कार्बोनेटेड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी अपनी ड्रिंक का एक शुगर फ्री वर्जन बनाती है, तो उसे उस ड्रिंक को टेस्ट करने के लिए टेस्टर की जरूरत होगी जो ये कंफर्म कर सके कि कंपनी ने अपना पुराना फ्लेवर कायम रखा है या नहीं। क्या इस चीज के लिए इंसानों की जगह मशीन को इस्तेमाल करना मुमकिन है? मशीन के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ केमिकल के फर्क को ही सेंस कर सकते हैं। वो टेस्ट को डिस्क्राइब करके उस रीडिंग को मतलब नहीं दे सकते, इसीलिए
वाइन टेस्टिंग शायद वो आखिरी जॉब होगी जिसकी जगह कभी भी कंप्यूटर ले पाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, लीवर एंड ओपिनियंस। इन्यूइट नॉर्थ कनाडा में रहने वाले लोगों का ग्रुप है। उनका खाना कनाडा के आम लोगों से काफी अलग है। इन्यूइट लोग शिकार किए हुए जानवर का एक भी हिस्सा बर्बाद नहीं करते हैं। वो कई आर्कटिक जानवरों के ब्रेन, दिल, लीवर और ब्लड सब खा लेते हैं। इन्यूइट लोगों के लिए जानवरों के ऑर्गन्स खाना जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। आर्कटिक में इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि इससे इंसान की जान भी जा सकती है, तो ऐसे मौसम में फल और सब्जियां उगाना नामुमकिन है। जानवरों के ऑर्गन्स उन विटामिन्स और मिनरल से भरे हुए हैं जो हमें आमतौर पर पेड़ पौधे वाले खाने से मिलते हैं। आमतौर पर हम जो जानवरों का मीट खाते हैं वो सिर्फ प्रोटीन और फैट से भरा होता है। तो मॉस और लाइकेन ही वो पेड़ है जो आर्कटिक में उगते हैं। उनमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है, लेकिन इंसान का पेट उन्हें पचा नहीं सकता। लेकिन कैरिबू जाति के हिरण इसे पचा सकते हैं। इन्यूइट लोगों को मॉस और लाइकेन के न्यूट्रिएंट्स अपने शिकार किए हुए कैरिबू के पेट को खाने से मिलता है। लेकिन इन्यूइट लोग जानवरों के ऑर्गन सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं खाते, बल्कि इनमें से ज्यादातर ऑर्गन्स वहाँ डेलिकेसी या स्पेशलिटी डिश माने जाते हैं। आर्कटिक चार नाम की मछली इन्यूइट लोगों में काफी फेमस है। उन लोगों के हिसाब से उस मछली का सबसे अच्छा हिस्सा उसकी आंख और उससे जुड़े टिश्यू होते हैं। तो इन्यूइट लोग ऐसा खाना क्यों पसंद करते हैं जिनसे कई लोगों को घृणा आती है, हेट होती है? क्या हमारा कल्चर हमारे खाने की पसंद नापसंद को कंट्रोल करता है? इसे टेस्ट करने के लिए रिसर्चर्स के ग्रुप ने अनाथालय के छोटे बच्चों पर एक स्टडी की। छोटे बच्चों को ये नहीं पता होता कि हम किस चीज को खाना अच्छा या बुरा मानते हैं। रिसर्चर्स ने छोटे बच्चों को 34 यानी कि 34 अलग अलग तरह का खाना दिया। उन खानों को खास तरीके से बनाया या उसमें फ्लेवर नहीं डाला गया था। उन खानों को बस अच्छी तरीके से मैश किया गया था ताकि बच्चे उसे आसानी से खा सके। उनमें से कुछ ऑप्शंस फल, सब्जियां, बीफ और चिकन थे। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में कुछ जानवर के ऑर्गन्स भी थे, जैसे लीवर, किडनी और ब्रेन। तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है कि छोटे बच्चों ने फल सब्जियां खाने से मना कर दिया था। उन्होंने पाइनएप्पल और कुछ तरह की मछली खाने से भी इनकार कर दिया था। बच्चों में थोड़ा बहुत ब्रेन पॉपुलर हुआ। सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली डिश थी बोन मैरो। मैरो जानवरों की हड्डी के अंदर पाया जाने वाला टिश्यू है। ये भी इन्यूइट लोगों के बीच में एक पॉपुलर डेलिकेसी है। जानवरों के ऑर्गन के मीट का इंपॉर्टेंस सिर्फ तब पता चलता है जब खाने की कमी होती है। ठीक यही वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी हुआ था। यूएसए यूरोप को इतना ज्यादा मीट सप्लाई कर रहा था कि खुद अमेरिकन के लिए इसकी कमी होने लगी थी। लेकिन वहां पर बहुत सारा जानवरों का ऑर्गन अवेलेबल था। यूएसए जानवरों के ऑर्गन को सप्लाई नहीं कर सकता था क्योंकि वो बहुत आसानी से खराब हो जाते थे। तो यूएस गवर्नमेंट के लिए सबसे पहली स्ट्रेटेजी थी उन ऑर्गन्स के लिए एक अच्छा नाम ढूंढना। एक रेगुलर अमेरिकन को ऑर्गन या ऑफल जैसे शब्द बिल्कुल पसंद नहीं आते, इसलिए अथॉरिटीज ने ऑर्गन्स को वैरायटी मीट्स नाम से रीब्रांड किया। उनकी दूसरी स्ट्रेटेजी थी एड के जरिए बच्चों को टारगेट करना। जैसा कि ऑर्फनेज में की गई स्टडी से पता चलता है कि छोटे बच्चे ऑलमोस्ट कुछ भी खा लेते हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग 30% छोटे बच्चे एक पूरी तरह से मरे हुए ग्रास होपर यानी कि टिड्डे को खाने को तैयार थे। इसे एक दूसरी स्टडी के साथ कंपेयर कीजिए जो कॉलेज स्टूडेंट्स के ग्रुप के ऊपर की गई थी। उन्हें शहद में डूबे हुए सूखे ग्रास हॉपर दिए गए। जापान में ये फेमस और महंगी डेलिकेसी है, लेकिन सिर्फ 12% कॉलेज स्टूडेंट्स उसे ट्राई करने के लिए राजी हुए। यूएस गवर्नमेंट की कई सारी स्ट्रेटेजीज ज्यादातर फेल हुई क्योंकि आखिर में माँ घर में खाना बनाती है और वो कभी भी अपने बच्चे को किसी जानवर का ब्रेन खिलाने के लिए राजी नहीं होंगी। कई बार किसी को नया खाना एक्सेप्ट करवाने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसे वो डिश खिलाना। स्टडीज ने दिखाया है कि कोई ऐसी चीज जो आपको पसंद नहीं है उसे रोज खाने से आप उसे पसंद करने लगते हैं। एक और दूसरी स्टडी को देखते हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के समय की गई थी। रिसर्चर्स ने कॉलेज स्टूडेंट्स के ग्रुप को अवापरेटेड यानी सुखाया हुआ दूध ट्राई करने को कहा। ये बिना चीनी मिलाया हुआ कंडेंस्ड यानी गाढ़ा दूध जैसा था। शुरुआत में से 14% स्टूडेंट्स को ही ये दूध पसंद आया, लेकिन कॉलेज ऑफिशियल्स में स्टूडेंट्स को अगले महीने के दौरान वो दूध 16 बार दिया गया। ये टाइम पूरा होने के बाद 51% स्टूडेंट्स ने कहा कि उन्हें ये दूध पसंद है। दूसरा फैक्टर जो लोगों को ऑर्गन खाने से रोकता है वो है उनकी स्टेटस पर पड़ने वाला असर। शुरू से ही ऑर्गन्स गरीबों और लोअर क्लास के लोगों का खाना रहा है, इसलिए अपर क्लास और मिडिल क्लास के लोग ऑर्गन्स खाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। 1860 यानी 1860 में ब्रिटिश आदमियों के ग्रुप ने बर्ग एंड विल्स मिशन के दौरान ऑस्ट्रेलिया को एक्सप्लोर किया था। लगभग पूरा ग्रुप भूख और बीमारी की वजह से मर गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने वो खाना खाने से इनकार कर दिया था जो वहां के लोकल लोग खाते थे। 1860 में नेटिव ऑस्ट्रेलियंस कई अलग अलग वैरायटी के मोथ यानी एक तरह का कीड़ा खाते थे। मोथ में काफी मात्रा में विटामिन सी, कैल्शियम, जिंक और पोटेशियम होता है। ये न्यूट्रिएंट्स इंसान के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ब्रिटिश एक्सप्लोरर लोकल लोगों की तरह ये सब चखने को हरगिज तैयार नहीं थे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि उन्हें वो जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाए जिनकी हमारी हेल्थ को जरूरत होती है। तो ये हमने जाना लीवर ओपिनियंस के बारे में। अब अगले चैप्टर में बात करते हैं द लॉन्गेस्ट मील की। तो बात ऐसी है कि हॉरिस फ्लेचर ऐसे आदमी थे जिनमें एफिशिएंसी को लेकर के अजीब सा जुनून था। वो अपनी रिसर्च सबसे पतले कागज पर टाइप करते थे और अक्सर पेज पर बहुत ही पतली मार्जिन छोड़ते थे। 1913 में उन्होंने कागज के दोनों तरफ टाइप करना शुरू किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि उनके काम को पढ़ पाना बहुत मुश्किल था। अक्सर एक साइड की इंक दूसरी तरफ चली गई थी। फ्लेचर को उनके लिखने की एफिशिएंसी के लिए नहीं जाना जाता था, बल्कि उन्हें उनकी डाइट की एफिशिएंसी के लिए जाना जाता था। उनका मानना था कि सभी न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने के लिए हमें खाने को बहुत अच्छे से चबाना चाहिए। कितने अच्छे से? तो फ्लेचर के हिसाब से 5 ग्राम प्याज को निगलने से पहले 722 बार चबाना चाहिए, यानी कि 722 टाइम्स। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि ये तो पागलपन है ना, लेकिन उनके समय के लोग ऐसा नहीं सोचते थे। कई प्रेसिडेंट और जनरल चबाने के इस प्रोसेस को फॉलो करते थे, जिसे फ्लेचराइजिंग के नाम से जाना जाता है। कई फेमस ऑथर अर्थर कॉनन डॉयल और हेनरी जेम्स भी फ्लेचर को फॉलो करते थे। फ्लेचर के पॉपुलर होने के पीछे एक कारण उनकी पर्सनैलिटी भी थी। वो अच्छे से बात करने वाले, वेल ड्रेस्ड और दिखने में हैंडसम आदमी थे।
असल में फ्लेचर की हेल्प उनके कैरिज्मा से ज्यादा उनके मैसेज ने की थी। उनका मानना था कि इंसान रोज जितना खाना खाता है उससे आधा खाकर भी जिंदा रह सकता है। फ्लेचर ने लिखा कि फ्लेचराइजिंग के जरिए यूएसए हर दिन $5 लाख बचा सकता है। वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत में यूएस गवर्नमेंट के लिए ये बहुत अच्छी सेविंग थी। साथ ही ये लोगों के लिए ज्यादा हेल्दी भी मानी जाती थी। फ्लेचर ना तो डॉक्टर थे, ना साइंटिस्ट और ना ही रिसर्चर, इसलिए उनकी राइटिंग को मेडिकल कम्युनिटी ने रिजेक्ट कर दिया था। इसे हैंडल करने के लिए फ्लेचर ने अर्नेस्ट वैन सोमेरन नाम के एक होटल डॉक्टर से दोस्ती की। वैन सोमेरन के अप्रूवल से फ्लेचर का काम लीगल हो गया था। रसेल चिटेंडन येल यूनिवर्सिटी में रिसर्चर थे। 1904 में उन्होंने फ्लेचर की थ्योरी की सच्चाई चेक करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। चिटेंडन ने 13 यानी कि 13 जवान आर्मी ऑफिसर्स को चूज किया और उन्हें 6 महीने तक फ्लेचराइजिंग को फॉलो करवाया। स्टडी के रिजल्ट के हिसाब से चिटेंडन ने देखा कि फ्लेचराइजिंग सचमुच में काफी असरदार है। ऑफिसर्स को जितनी कैलोरी रेकमेंड की गई थी उन्हें उसका बस 66% की जरूरत थी और उन्हें मिलिट्री में दिए जा रहे प्रोटीन के सिर्फ आधी क्वांटिटी की जरूरत थी। असल में फ्लेचर की बताई गई बातें काम नहीं करती। पेट बिना चबाए हुए खाने से भी पूरी तरह से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर सकता है। सिर्फ नट्स और कच्चा मीट ही ऐसा खाना है जिसे अच्छे से चबाने से फायदा हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी सलाइवा यानी लार में ऐसे एंजाइम होते हैं जो खाने से न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करते हैं, इसलिए हमें खाने को अच्छे से चबाना चाहिए ताकि खाना एंजाइम के साथ अच्छे से घुल मिल जाए। लेकिन पैंक्रियाज नाम का ऑर्गन भी इन एंजाइम्स को बनाता है। शायद अच्छे से चबाकर खाने का एक फायदा ये है कि आप इससे कम खाना खाते हैं। जब आप बहुत जल्दी कुछ खाते हैं तो आपके ब्रेन को सिग्नल मिलने का टाइम ही नहीं मिल पाता कि आपका पेट भर गया है, इसलिए अक्सर इंसान जरूरत से ज्यादा खा लेता है। धीरे धीरे चबाकर खाने से आपने जितना खाना खाया है उसे प्रोसेस करने का टाइम आपके ब्रेन को मिल जाता है। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं अगले चैप्टर के बारे में जिसका नाम है स्पिट गेट्स अ पॉलिश। आइए समझते हैं। इंसान के मुंह में 2 तरह का सलाइवा यानी लार बनती है, स्टिमुलेटेड लार और अनस्टिमुलेटेड लार। स्टिमुलेटेड लार तब बनती है जब हम कुछ खाते हैं। हम हर रोज 1.4 लीटर लार बनाते हैं, उसमें से 70% से 90% स्टिमुलेटेड लार होती है। आमतौर पर हमें पता है कि जब हम कुछ टेस्ट करते हैं या स्मेल करते हैं तब लार बनती है, लेकिन स्टिमुलेटेड लार तब भी बनती है जब हम कुछ चबाते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के लिए लार इकट्ठा करने के मेन मेथड से ये साबित हो जाता है। लोगों को एक रुई चबाने के लिए कहा जाता है। इस तरह रुई दांत से किसी और चीज को लिए बिना लार को सोख लेती है, लेकिन साइंस कहती है कि खाने की स्मेल की वजह से लार नहीं बनती है। ये लंदन के किंग्स कॉलेज में रिसर्च के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया। रिसर्चर्स ने पार्टिसिपेंट को खाना दिखाए बिना उसकी स्मेल पैदा की। खाने की गंध से लार बनने में कोई खास फर्क नहीं आया था। हमारा मुंह ज्यादातर समय लार से भरा होता है और हम इसे सिर्फ तभी नोटिस करते हैं जब हम कुछ खाते हैं। हमें खाने में हेल्प करना लार का इकलौता काम नहीं है। ये उस एसिड को भी न्यूट्रलाइज यानी बेअसर करता है जो हमारे मुंह में आते हैं। वैसे क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ खट्टा खाते समय हमारा मुंह लार से भर जाता है? विनेगर, कोला, वाइन और कई ऐसे सारे लिक्विड है जिनका पीएच लेवल 2 से 3 के बीच होता है। ऐसी कोई भी चीज जिसका पीएच लेवल 4 से कम होता है वो हमारे दांत को गला सकते हैं। तो लार उन ड्रिंक्स के साथ मिलकर के उनका पीएच बढ़ा देता है। वैसे आपने सुना होगा कि चीनी दांत में सड़न पैदा करती है, लेकिन ये भी एसिड की वजह से होता है। हमारे मुंह में रहने वाले बैक्टीरिया चीनी खाकर एसिड पैदा करते हैं और यही एसिड हमारे दांत को गलाकर कैविटी बनाता है। लार एंजाइम का इस्तेमाल करके खाने को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है। यही एंजाइम लॉन्ड्री डिटर्जेंट में भी इस्तेमाल होते हैं। एमिलिस का इस्तेमाल स्टार्च से पड़े दाग को हटाने के लिए किया जाता है। प्रोटीज प्रोटीन के दाग को हटाता है। लाइपेज तेल और ग्रीस के दाग को हटाता है। दूसरे टाइप का लार अनस्टिमुलेटेड लार कहलाता है। ये स्टिमुलेटेड लार के मुकाबले ज्यादा गाढ़ा होता है और ज्यादा मुश्किल से बनता है। इसे न तो आसानी से फिल्टर किया जा सकता है और ना ही आसानी से बहता है। इसकी वजह से अनस्टिमुलेटेड लार के ऊपर बहुत ही कम स्टडीज की गई हैं। अनस्टिमुलेटेड लार हमारे दांत के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाता है। लार की कोटिंग कैल्शियम और फॉस्फेट जैसे मिनरल्स को अब्सॉर्ब कर लेती है। फिर ये दांत को मजबूत करने में इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारा मुंह कई तरह के बैक्टीरिया से भरा हुआ है। अनस्टिमुलेटेड लार इन बैक्टीरिया को पकड़ लेता है। जब आप लार को निगलते हैं तब ये सारे बैक्टीरिया पेट में चले जाते हैं। पेट में मौजूद एसिड इन सभी बैक्टीरिया को मार देता है। हालांकि कुछ बैक्टीरिया को मारने के लिए पेट के एसिड की जरूरत होती है, लेकिन उनमें से ज्यादातर बैक्टीरिया लार से ही मर जाते हैं। इसलिए मुंह के अंदर लगी चोट में जल्दी से इन्फेक्शन नहीं होता है। हमारी लार में हिस्टैटिन नाम के केमिकल्स भी होते हैं। ये चोट को जल्दी ठीक करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ तक समझने के बाद अब अगले चैप्टर को समझते हैं, बिग गल्प। बाइबल में जोना नाम के एक आदमी की कहानी है जिसे एक मछली ने निगल लिया था। कहा जाता है कि वो मछली के पेट से जिंदा वापस आ गया था। इस कहानी ने कई हिस्टोरियंस और बायोलॉजिस्ट को एक सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। किस तरह की मछली ने जोना को निगला था और क्या सच में एक जानवर के पेट में जिंदा रह पाना मुमकिन है? पहली मछली जो ऐसा कर सकती है वो है स्पर्म व्हेल। उनके दांत तो होते हैं लेकिन उसे वो बहुत कम ही खाने को चबाने के लिए इस्तेमाल करती है। स्पर्म व्हेल बड़ी मात्रा में पानी को अंदर खींचती है, उसके बाद उसमें से खाना फिल्टर हो जाता है। 1955 में एक सेलर को एक स्पर्म व्हेल के अंदर में एक पूरा बड़ा स्क्विड जानवर मिला था। वो स्क्विड 2 मीटर से भी ज्यादा लंबा था। लेकिन 1896 में स्पर्म व्हेल के पेट में और भी इंटरेस्टिंग जीव डिस्कवर किए गए। जेम्स बार्टली एक सेलर थे जो पैसे कमाने के लिए व्हेल का शिकार करते थे। 1896 में शिकार की खोज के दौरान वो जहाज से समुद्र में गिर गए। क्रू को लगा कि बार्टली मर गए थे, इसलिए वो शिकार करने में ही लगे रहे। बाद में वो एक बड़ी व्हेल पकड़ने में कामयाब रहे और उन्होंने उसे जहाज में ही काटना शुरू कर दिया। उस स्पर्म व्हेल के पेट में उन्हें अपने साथी जेम्स बार्टली मिले। बार्टली उस व्हेल के अंदर 36 घंटे तक थे। वो बेहोश थे और उनकी चमड़ी व्हेल के डाइजेस्टिव जूस से ब्लीच होकर सफेद हो चुकी थी, लेकिन वो जिंदा थे। बदकिस्मती से बार्टली की कहानी में कई सारी खामियां थी। पहला तो ये कि उनका व्हेल के डाइजेस्टिव जूस के संपर्क में आना मुमकिन नहीं था। स्पर्म व्हेल के 2 पेट होते हैं, उनमें से एक पेट ही ऐसा है जिसमें इंसान समा सकता है, लेकिन डाइजेशन दूसरे पेट में होता है। दूसरी प्रॉब्लम है कि बार्टली कुचल के मारे गए होते।
वेल का पहला पेट, जिसे फोर स्टमक भी कहा जाता है, वो चिड़िया के गिजार्ड के एडवांस वर्जन जैसा होता है। गिजार्ड एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसे चिड़िया अपने खाने को तोड़ने के लिए यूज करती है। एक छोटी सी चिड़िया भी अपनी गिजार्ड में 500 पाउंड का फोर्स पैदा कर सकती है। 500 पाउंड फोर्स एक आदमी की उंगलियां तोड़ने के लिए काफी होता है। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि वेल का फोर स्टमक बाटले को सही सलामत रख पाता। दूसरी तरह की मछली टाइगर शार्क हो सकती है। ये मछली 4 मीटर तक लंबी हो सकती है और अपने शिकार को पूरा निगल जाती है। टाइगर शार्क के पेट में पूरा बड़ा कछुआ तक पाया गया है, लेकिन वेल से उल्टे टाइगर शार्क का डाइजेशन उसके फोर स्टमक से शुरू होता है। इसलिए ये मुमकिन नहीं है कि एक इंसान वहां बच पाए। लेकिन कुछ लोगों की थ्योरी है कि एक जिंदा इंसान डाइजेस्ट होने से यानी पचने से बच सकता है। ये आइडिया जॉन हंटर नाम के एक स्कॉटिश साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप की गई थ्योरी पर बेस्ड है। हंटर ने ऑब्जर्व किया कि एक इंसान का पेट उसके मरने के बाद गलना शुरू होता है। हमारा गैस्ट्रिक एसिड इसका रीजन है। तो ऐसा क्या है जो हमारे जीते जी हमारे पेट को गलने से रोकता है? हंटर का कहना था कि जिंदा टिश्यू में एक प्रोटेक्टिव फोर्स यानी एक तरह का बचाव होता है जो कि उन्हें गलने से बचाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि पेट सच में खुद को डाइजेस्ट करता है। पेट के टिश्यू हर 3 दिन में पूरी तरह रीजनरेट हो जाते हैं, और क्योंकि हम मरने के बाद टिश्यू को रीजनरेट नहीं कर पाते, इसलिए हमारा पेट मरने के बाद गलता चला जाता है। तो जॉना की मछली कौन सी हो सकती है? शायद ये एक ऐसी प्रजाति है जिसे हमने अभी तक डिस्कवर नहीं किया है, या फिर ये मॉडर्न मरीन बायोलॉजी के डेवलपमेंट से पहले ही खत्म हो गई होगी। दोनों ही मामलों में जो थ्योरी सामने रखी गई वो काफी नहीं थी। इसी के साथ अगले चैप्टर की करते हैं बात, जो है स्टफ्ड, यानी कि क्या इतना खाना खा पाना मुमकिन है कि उससे इंसान की मौत हो जाए? हम में से ज्यादातर लोगों ने ज्यादा खाने के बाद जरूर से सोचा होगा, लेकिन 1891 में एक स्वीडिश ड्राइवर ने सच में ऐसा किया था। उसका असली नाम किसी को नहीं पता है, लेकिन मेडिकल लिटरेचर में उसे मिस्टर एल कहा जाता है। मिस्टर एल ने बड़ी मात्रा में ओपियम की गोलियां खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। जब एक पड़ोसी ने उन्हें जमीन पर पड़े देखा तो वो मिस्टर एल को तुरंत हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर्स ने ओपियम की गोलियों को उनके शरीर से बाहर निकालने के लिए उनके पेट में पानी भर दिया था। उनका मकसद गोलियों को बाहर निकालना था, लेकिन कई लीटर पानी पंप करने के बाद भी कुछ भी बाहर नहीं आया था। डॉक्टर्स को लगा जैसे मिस्टर एल का पेट लीक करने लगा था। उस समय मेडिकल प्रोफेशनल्स को ये बात नामुमकिन लग रही थी। हमारे शरीर के कई मैकेनिज्म हमें खुद को नुकसान पहुंचाने से रोकते हैं, जैसे कि पेट की दीवार अपनी लिमिट तक खींचने के बाद ब्रेन को सिग्नल भेजती है, जिसके बाद ब्रेन आपको महसूस कराता है कि आपका पेट भर गया है। इससे आपको डकार आ सकती है, जिससे गैस बाहर निकलती है और पेट को आराम पहुंचता है। लेकिन कई बार लोग इस लिमिट से ज्यादा भी खा लेते हैं। जैसे ही पेट और ज्यादा फैलता है तो ब्रेन ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइड इफेक्ट दिखाने लगता है, जैसे आपका पेट दर्द होने लगता है और उबकाई आने लगती है। अगर आप इन सिम्टम्स को भी नजरअंदाज करेंगे तो पेट खुद को खाली कर लेगा। अब आसान शब्दों में कहा जाए तो पेट के फटने से पहले ब्रेन आपको उल्टी करवा देगा। तो मिस्टर एल के केस में ओपियम की वजह से उन्हें उल्टी नहीं हुई थी। इस घटना ने बहुत से रिसर्चर्स को पेट की कैपेसिटी पता लगाने के लिए मोटिवेट किया। उनमें से एक थे एल्गोट की एबर्ग। उन्होंने कुछ डेड बॉडी इकट्ठा की और उनमें पानी भरा। की एबर्ग ने ये डिस्कवर किया कि पेट तेजी से भरे जाने पर 3 से 4 लीटर पानी और धीरे धीरे भरे जाने पर 5 से 6 लीटर पानी अपने अंदर रख सकता है। इससे ज्यादा होने पर पेट लीक करना शुरू कर देता है। ज्यादातर पेट फटने के केस मरे हुए लोगों में देखे गए हैं। दूसरे केसेस मिस्टर एल की तरह है जो पावरफुल ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में थे। लेकिन 1929 के मेडिकल जर्नल में ऐसे 14 केसेस मिले जहां पर लोग जगे हुए और होश में थे। भले ये जितना भी नामुमकिन हो, लेकिन उनका शरीर खुद को ही खाने लगा था। इन सभी केसेस में कॉमन जानलेवा एलिमेंट था, वो है सोडा का बाइकार्बोनेट, जो एल्का सेल्जर का मेन इंग्रेडिएंट है। एल्का सेल्जर सीने में जलन, पेट दर्द और अपच मतलब खाना ना पचने को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोडा का बाइकार्बोनेट पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज यानी बेअसर करके पेट की तकलीफ को ठीक करता है। इस रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो डकार के जरिए बाहर निकलती है। कई केसेस में खाना पेट और मुंह के बीच के रास्ते को ब्लॉक कर देता है। फिर एल्का सेल्जर से बनी गैस पेट में बढ़ती जाती है। कुछ गैस का पेट में जमा होना सुनने में कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन सोडा के बाइकार्बोनेट का रिएक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस रिएक्शन का इस्तेमाल छोटे रॉकेट को लॉन्च करने के लिए भी किया जा सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि आपके पेट का क्या हाल कर सकता है। कि एबर्ग के इंसान के पेट में 5 से 6 लीटर पानी की लिमिट की बात कुछ लोगों को सही लग सकती है, लेकिन कॉम्पिटिटिव ईटर्स को नहीं। ताकेरू कोबाइशी का ही एग्जांपल लीजिए, जिन्होंने कंपटीशन में 9 किलो गाय का ब्रेन खाया था। इंसान का पेट जिस हद तक भरा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव ईटर्स उसे और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। टिम जेनिस 2006 में दुनिया के तीसरे बेस्ट कॉम्पिटिटिव ईटर थे। उन्होंने डेविड मेट्स नाम के रिसर्चर्स के द्वारा की गई स्टडी में पार्टिसिपेट किया था। मेट्स ने जेनिस की खुराक को जिम नाम के एक आदमी से कंपेयर किया, जिनकी लंबाई 6 फीट, वजन 200 पाउंड था और उनकी खुराक ज्यादा थी। दोनों को जितना हो सके उतना ज्यादा हॉट डॉग खाना था। जिम ने 7 हॉट डॉग खाए। उन्होंने कहा कि अगर वो एक और खाएंगे तो वो बीमार हो जाएंगे, लेकिन जिम का पेट एक्सपेरिमेंट शुरू होने से पहले जितना था उससे ज्यादा नहीं बढ़ा था। वहीं जेनिस ने 36 यानी कि 36 हॉट डॉग खाए और उनका पेट इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मेट्स को लगा कि उनका पेट फट जाएगा। लेकिन जेनिस को बिल्कुल दर्द या उबकाई नहीं आई और न ही उन्हें पेट भरा होने जैसा एहसास हुआ। तो ये इस और इशारा करता है कि कॉम्पिटिटिव ईटर्स के पेट नेचुरली स्ट्रेची यानी खींचने या बढ़ने वाले होते हैं। ये एक और कॉम्पिटिटिव ईटर एरिक डेनमार्क में भी देखा गया था। एरिक कहते हैं कि वो फास्ट फूड रेस्टोरेंट जाया करते थे और वहां पर फैमिली मील अकेले खा लिया करते थे, लेकिन उन्हें इसके लिए काफी ट्रेनिंग भी करनी पड़ी। तो एरिक जैसे कॉम्पिटिटिव ईटर्स अपने पेट को पानी पीकर बढ़ने के लिए ट्रेन करते हैं। एरिक ने जब शुरुआत की थी तब वो सिर्फ 4.5 लीटर पानी पी पाते थे, लेकिन अब वो 9 लीटर पानी आसानी से पी लेते थे। इससे समझ में आता है कि जेनिस का पेट बहुत भरा होने के बावजूद वो कंफर्टेबल कैसे महसूस कर रहे थे। शायद उन्हें अपना पेट ज्यादा भरा रखने की आदत हो गई थी। जब उनसे उल्टी करने के एहसास के बारे में पूछा गया तो एरिक के पास इसका बड़ा ही इंटरेस्टिंग जवाब था।
कॉम्पिटिटिव ईटर्स उल्टी करते हैं, लेकिन वो इसे लगातार खाने के साथ निगलना सीख जाते हैं। पानी पीने की ट्रेनिंग की वजह से उन्हें ज्यादा खाने से होने वाले दर्द की आदत हो जाती है। और इसी के साथ अब अगला चैप्टर, आई एम ऑल स्टफ्ड अप, मतलब ये कि कोलोन, जिसे लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत कहते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। कोलोन हमारे शरीर का एक बोरिंग हिस्सा है जिसमें कुछ खासियत नहीं है, लेकिन जेडब्ल्यू नाम के आदमी के साथ ऐसा नहीं है। उनका कोलोन इतना ग्रेट था कि वो अब म्यूजियम में रखा गया है। जेडब्ल्यू को एक्चुअली में एक रेयर कंडीशन थी जिसे हिर्शस्प्रंग डिजीज कहा जाता है। असल में हुआ ये था कि उनके कोलोन के एक हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था। उसने खाने को डाइजेस्टिव सिस्टम में आगे बढ़ाना बंद कर दिया था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि खाना उनके कोलोन में जमा होने लगा। अगर हिर्शस्प्रंग डिजीज का इलाज ना किया जाए तो इससे कोलोन का आकार बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। जेडब्ल्यू का कोलोन एक पॉइंट पर 28 इंच तक चौड़ा था। बहुत से लोगों की कमर 28 इंच या उससे कम होती है। तो जो कोलोन हिर्शस्प्रंग डिजीज की वजह से बढ़ जाता है उसे मेगा कोलोन कहा जाता है। अगर इसका इलाज न किया जाए तो ये तब तक बढ़ता है जब तक पेशेंट मर न जाए। ये बाकी सभी ऑर्गन्स को इस हद तक दबा देता है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। जेडब्ल्यू के मेगा कोलोन ने उनके दिल और लंग्स को इतना ज्यादा ढकेल दिया था कि इससे उनके रिबकेज यानी पसलियों की जगह बदल गई थी। मेगा कोलोन उतना भी रेयर नहीं है जितना आपको लगता है। शायद अभी तक के सबसे ज्यादा पॉपुलर रॉक स्टार एल्विस प्रेस्ली को भी मेगा कोलोन था। एक अफवाह है कि उनकी मौत टॉयलेट में हुई थी, लेकिन सबको लगा कि उनकी मौत ज्यादा ड्रग्स लेने की वजह से हुई थी। इस बात का चांस ज्यादा है कि उनकी मौत का असली रीजन कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज था। जब एल्विस की मौत हुई तो उनके खून में डॉक्टर के द्वारा दी गई दवाइयां मिली थी, लेकिन उनमें से कोई भी इतनी मात्रा में नहीं थी कि इंसान को मार सके। फिर भी लोगों ने एल्विस के डॉक्टर जॉर्ज निकोपोलिस को उनकी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने जॉर्ज पर बिना किसी रीजन के ज्यादा दवाइयां देने का इल्जाम लगाया, जबकि सच्चाई ये है कि एल्विस को मेगा कोलोन के लिए उन दवाइयों की जरूरत थी। सिर्फ उनके परिवार और जॉर्ज को उनकी कंडीशन के बारे में पता था। एल्विस ने अपने मेगा कोलोन को छुपाने के लिए बहुत से कदम उठाए थे, जैसे वो बड़े और फ्लैशी कपड़े पहनते थे। आखिरी सालों में उनके कॉन्सर्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग सिर्फ उनकी कमर से ऊपर का क्लोजअप शॉट लेती थी। तो मेगा कोलोन की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन होते हुए शरीर की गंदगी को बाहर निकालने के लिए पेशेंट वाल्सेवा मैन्यूवर का इस्तेमाल करते हैं। इस टेक्निक को 1704 में एंटोनिनो वाल्सेवा नाम के फिजिशियन ने डिस्कवर किया था। वाल्सेवा के अनुसार कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट को गहरी सांस लेनी चाहिए, फिर उन्हें हवा को बाहर आने से रोकते हुए सांस छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। इससे दिल और नसों में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिससे खून का बहाव कम हो जाता है। हवा और खून का बहाव रुकने से नर्वस सिस्टम को शॉक लगता है और वो अलर्ट हो जाता है और शरीर का इमरजेंसी रिस्पांस पेट में जमा गंदगी को बाहर निकालने के लिए फोर्स करता है। लेकिन वाल्सेवा मैन्यूवर टेक्निक में कुछ यूनिक खतरे हैं, जैसे कि ये दिल की इलेक्ट्रिकल रिदम या धड़कन का जो लय है, जिसे कार्डियक अरिथमिया कहा जाता है, उसमें गड़बड़ी पैदा कर सकता है। कई सारे केसेस में ये जानलेवा हो सकता है। एक और तरीका जिससे कॉन्स्टिपेशन में जान जाती है वो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पेट में जमा गंदगी को निकलने के लिए जो फोर्स लगता है उससे ब्लड क्लॉट भी इधर उधर जा सकते हैं। बड़ी नसों में फंसे क्लॉट लंग्स की छोटी नसों में जा सकते हैं और ये क्लॉट लंग्स को ब्लॉक कर देते हैं और ऑक्सीजन की कमी होने से मौत का रीजन बन सकते हैं। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन तक। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि सबसे पहले आपने सीखा कि हम खाने के स्वाद को कैसे महसूस करते हैं। हम स्वाद को ज्यादातर अपनी नाक के जरिए समझते हैं, लेकिन कई बार हमारी आंख हमारे नाक और जीभ दोनों को ही धोखा दे सकती है। ये फैक्ट प्रोफेशनल वाइन टेस्टर्स के साथ स्टडी करके साबित की गई है। दूसरा, आपने उन कल्चरल फैक्टर्स के बारे में जाना जो ये डिसाइड करते हैं कि हम खाने को कैसे देखते हैं। इनुइट लोगों के लिए जानवरों के ऑर्गन बहुत अच्छी डेलिकेसी है। जापान में ग्रास होपर्स या टिड्डे एक टेस्टी स्नैक है, लेकिन दूसरे कल्चर में ऐसे खानों को बुरा माना जाता है, लेकिन ये उस खाने जितना ही सेफ और न्यूट्रिशियस है जिसे हम रोज खाते हैं। तीसरा, आपने फ्लेचराइजिंग के बारे में जाना। ये हॉरिस फ्लेचर द्वारा डेवलप की गई टेक्निक थी। उनका मानना था कि खाने को अच्छे से चबाने से उसके न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने में हेल्प मिलती है। इस थ्योरी के हिसाब से एक इंसान फ्लेचराइजिंग की मदद से अपने खाने की क्वांटिटी को कम कर सकता है, लेकिन बदकिस्मती से ये टेक्निक साइंस के हिसाब से सही नहीं है। इसका असर सिर्फ नट्स और कच्चे मीट पर होता है। चौथा, आपने सलाइवा या लार के बारे में समझा। लार दो तरह की होती है, स्टिमुलेटेड और अनस्टिमुलेटेड। लार हमारे दांतों को बचाने के लिए हमारे खाए हुए खाने में से एसिडिटी कम करती है। इसमें स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल और चोट ठीक करने के फायदे भी होते हैं। पांचवा, आपने जौना को मछली द्वारा जिंदा निकले जाने की कहानी के बारे में जाना। कई साइंटिस्ट ने जौना की मछली की प्रजाति को खोजने की कोशिश की, लेकिन मॉडर्न रिसर्च के हिसाब से इंसान जिंदा निकल लिए जाने के बाद बच नहीं सकता। छठा, पेट के पास खुद को फटने से रोकने के तरीके होते हैं, जैसे कि वो आपको दर्द महसूस करेगा, उबकाई दिलाएगा और आखिर में उल्टी तक करवा देगा। लेकिन ओपियम जैसे ड्रग्स लेने से ये सब ब्लॉक हो जाते हैं। एल्का सेल्सर जैसे ड्रग्स भी आपके पेट फटने के खतरे को बढ़ा देते हैं। सातवां, आपने एल्विस और उनके मेगा कोलोन के बारे में जाना और इससे ये बात सामने आई कि कैसे कॉन्स्टिपेशन की वजह से मौत हो सकती है। वाल्सेल्वा मेथड का इस्तेमाल करने से दिल की रिदम में गड़बड़ी हो सकती है। इससे ब्लड क्लॉट और छोटी नसें ब्लॉक भी हो सकती है। तो खाना ऐसी चीज नहीं है जिस पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं, और जब हम ध्यान देते भी हैं तो हम मुंह में आने वाले स्वाद पर फोकस करते हैं। खाने के प्रोसेस का सबसे जरूरी हिस्सा डाइजेस्टिव प्रोसेस, जिसको अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन हमारा पेट इतना अद्भुत और आपको इस तरीके से आश्चर्य में डाल सकता है, चौंका सकता है, जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसी के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। इस समरी के बारे में आपकी राय हमें जरूर बताइएगा कैसी लगी।